हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जो है हम लोग 4 मई के करंट अफेयर्स को देखेंगे। और देखिए आपके सामने स्क्रीन पे मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसमें लास्ट जो डे का जो कुछ क्वेश्चंस पूछे थे वो बहुत अच्छे आप ही के जैसे स्टूडेंट्स ने आंसर्स दिया, तो सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं स्टूडेंट्स के आंसर को डिस्कस करूँगा ताकि उनको मोटिवेशन भी मिल सके। तो देखिए सबसे पहले जो है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। 15 जून 1909 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। वर्तमान में जो चेयरमैन चल रहे हैं वो इंडियन है, शशांक मनोहर जी। और CEO जो है वो मनु साहनी CEO, ये भी भारतीय हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही इंडियंस हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। सेकंड पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, तो उसमें देखिए यहाँ पर इन्होंने भी बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। इन्होंने ये बताया है कि ये मैंने लास्ट लेक्चर में पूछे थे सारे प्रश्न, है ना। तो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यह जो है 1942 में इसको स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष चल रहे हैं वो शेखर मांडे चल रहे हैं। और इसके जो फाउंडर थे वो शांति स्वरूप भटनागर थे। CSIR, लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बात की है कि नेट जो टेक्निकल सब्जेक्ट का होता है, GRF होता है, PhD जो होता है वो टेक्निकल सब्जेक्ट में CSIR ही करवाती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और शांति स्वरूप भटनागर साहब जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने ही इसको जो है ना फाउंडर जो है इस संस्था के रहे हैं। और इन्हीं के नाम पर भारत का एक बहुत बड़ा साइंस का पुरस्कार है, शांति स्वरूप प्राइज़। तो वो जो है वो वेस्ट बंगाल सरकार देती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। अब देखिए इसके बाद में देखिए कि इसकी जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैब्स और हैं। CCMB, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय हैदराबाद में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए CCMB की फुल फॉर्म क्या है। और CDRI, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है ना। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए शोभना जी के बारे में भी मैंने आपसे बात करी थी। तो जो शोभना है उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो हैं इनको अमेरिकन सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ने अपने मानद जो है इनको सदस्यता दी है। तो ये मैंने आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू जी, जो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट है उसमें हैं और ये प्रोफेसर हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बता दिया था डिटेल में, है ना। ये वाला सेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं पूरा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाला। अगला मैंने एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था और उसके अंदर ये पूछा था कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है। तो इट इज़ लिस्बन, वेरी करेक्ट। और यूरो जो है वो इसकी करेंसी है, पुर्तगाल देश की जो करेंसी है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यूरो जो करेंसी है वो कुल कितने देशों की है ना। और ब्रेग्जिट में आपको पता होगा कि इंग्लैंड जो है वो यूरो जो करेंसी है उनसे बिल्कुल अलग हट चुका है आज की तारीख में। सर्बिया की भी मैंने जो है आपसे कैपिटल पूछी थी, इट इज़ बेलग्रेड। और सर्बियन दिनार जो है यहाँ की, सर्बियन दिनार जो यहाँ की करेंसी है। सर्बिया के बारे में क्या प्रश्न डिस्कस किया था कि भारत में जो मुक्केबाजी होनी थी वो अब जो है सर्बिया में होगी 2021 में। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब देखिए मनरेगा के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इन्होंने बहुत अच्छे फैक्ट्स बताए इन्होंने भी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक्ट है, ये एसोसिएशन नहीं है, ये एक्ट होना चाहिए यहाँ पे। और ये 2005 से शुरुआत हुआ था और 2009 के अंदर इसको महात्मा गांधी नाम दे दिया गया था। और वर्तमान में अभी कोविड-19 को देखते हुए अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ने इसमें 20 रुपये बढ़ा दिए, 182 से कितना कर दिए, 202 रुपये। तो ये 20 रुपये भी हाल ही में बढ़ाए गए, ये बात याद रखना। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन भी आ रहा है आजकल, ठीक है ना। अभी चर्चा में भी ये विषय। और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन चल रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मनरेगा में मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा जो है ना पेमेंट किसने बांटी है, कौन से राज्य से, तो ये छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पेमेंट जो है वो राजस्थान में, थर्ड पे उत्तर प्रदेश और फोर्थ पे वेस्ट बंगाल। तो आप छत्तीसगढ़ जो है वो आप याद रखेंगे, राइट। अब देखिए ये वाला पॉइंट हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, है ना। सर्बिया के बारे में, सर्बिया की कैपिटल और ये मुद्रा दोनों देख ली थी। नोवाक जोकोविच बिल्कुल सर्बियन स्टार, नोवाक जोकोविच जो कि एक है ना खिलाड़ी है अभी, है ना, खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एडवांस में, इस तरह से स्टूडेंट बहुत आगे से आगे एडवांस में जो है ना आंसर्स देते हैं। आप भी कोशिश करेंगे कि आंसर दें। तो देखिए आज के सेक्शन में मैं इसको कवर भी करने वाला हूँ कि लेटेस्ट जो GI टैग है ना 2020 के, वो मणिपुर के ब्लैक राइस को, है ना, चाखाओ को दिया गया है। और गोरखपुर के टेराकोटा, इन सब के बारे में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, टेराकोटा क्या होता है। और तमिलनाडु की जो है ना कोविलपट्टी
कदलई मिट्टी, ये एक तरह की गुड़ और ना मूंगफली को मिला के जो है ना एक कैंडी बनाई जाती है। तो ये जो है ये 3 में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का पूरा सेक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कवर किया था। अब देखिए इंटरनेशनल कमेटी ऑन ऑफ रेड क्रॉस, ये रेड क्रॉस जो सोसाइटी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो है मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी भी देश में युद्ध या की स्थिति हो जाती है, महामारी हो जाती है, तो सबसे पहले रेड क्रॉस संस्था आगे आती है। और 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। हेनरी डॉन्ट जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, है ना। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जेनेवा में। तो बहुत ही अच्छे से करेक्ट आंसर दिया इन्होंने। अब देखिए इन्होंने भी बहुत अच्छे से बात बताई। देखिए नरेगा एक्ट जो है वो मनरेगा नहीं था, नरेगा था। मनरेगा तो 2009 में आ गया ना ये बात। देखिए नरेगा 2005 में आया, लागू 2006 में हुआ, पूरे भारत में लागू बहुत अच्छे से इन्होंने देखो कंडक्ट करके बताया। 1 अप्रैल 2008 को मनरेगा 2009 में जो है मनरेगा नाम दिया, महात्मा गांधी जो है इनके आगे लग गया, इस नरेगा के आगे, है ना। नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट। तो इस तरह से तो फर्स्ट ठीक है 18 लाख से अधिक जो ना, ठीक है ये 182 ये वाली बात एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमने कवर कर ही लिया है ना। ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके बाद में तो देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। तो देखिए आज के करंट अफेयर पर हम लोग आ जाते हैं अब, है ना। आज के करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। तो देखिए आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं, मतलब 4 मई के करंट अफेयर्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट आ रहा है कि किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरा रिचर्ड हेडली जो है, ये रिचर्ड हेडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से देश से ये खेला करते थे, रिचर्ड हेडली, है ना। और डॉन ब्रैडमैन जो कि विश्व के सबसे महानतम क्रिकेटर हुए हैं, वो डॉन ब्रैडमैन कौन से देश से खेला करते थे। तो रिचर्ड हेडली जो पुरस्कार है लगातार तीसरी बार जो है ना रॉस टेलर को मिला, और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। तो ये एक बात याद रखना, रिचर्ड हेडली को लगातार तीसरी बार इनको दिया गया है। अभी अगला जो पॉइंट है वो है विश्व प्रेस फ्रीडम डे। इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये बॉर्डर्स विदाउट रिपोर्ट, है ना, बॉर्डर विदाउट रिपोर्टर्स जो संस्था है ना, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है वो इसको जो है देती है। और प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? भारतीय संविधान में 19वें है ना 19वें आर्टिकल में। आपको ये बात पता होगी कि राइट टू एक्सप्रेशन जो है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये जो है ये हमको 19वें आर्टिकल में मिलता है। और इस बार का जो थीम था विश्व प्रेस फ्रीडम डे का, है ना, वो क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, बिना किसी डर या पक्षपात के पत्रकारिता, ये जो है इसका थीम था इस बार का। इस दिवस की शुरुआत की घोषणा कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस जो है ये यूनाइटेड नेशंस करता है। ठीक है तो देखिए कुछ जीआई टैग, तो जीआई टैग में आपको ये बात तो ये पहले भी घोषणा हुई थी कि जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग एक्चुअल में होता क्या है? तो उस वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है और विशेष अपनी है ना अपनी खूबी रखती है, और वो किसी अन्य जगह पर ऐसी नेचुरल प्रोसेस नहीं हो सकता। जैसे जो बीकानेरी नमकीन है वो बीकानेर के एनवायरनमेंट के कारण वहाँ की विशेषता, और वैसी नमकीन कहीं और नहीं बनाई जा सकती, तो उसे भी जो है ना जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसीलिए इसको जीआई टैग कहते हैं, ताकि क्या हो सके कि उसके स्थान विशेष पर जो है ना उसकी खूबी ज़्यादा बनी रहे और हमेशा है ना वहाँ के नाम या कल्चर का जो है ना मतलब दुनिया में उसके बारे में प्रचार जाए। तो यही उद्देश्य होता है जीआई टैग का। तो जीआई टैग किस किस को मिलता है? कृषि उत्पादों को, प्राकृतिक वस्तुओं को तथा निर्मित वस्तु उनकी विशिष्ट गुणवत्ताओं, जो निर्माण की जाती है उनकी विशिष्ट गुणवत्ता हो, है ना, क्वालिटी हो, तो इसलिए उनको दिया जाता है। देखिए अगला जो पॉइंट है वो है वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है ना। और जम्मू कश्मीर में जो है आपको पता है ना कि जम्मू कश्मीर का जो केसर है उसको दिया गया है, विशेषकर कश्मीर का ये, है ना। जम्मू कश्मीर मैंने इन जनरल बोला है, वैसे ये कश्मीर का केसर है ना। केसर को इंग्लिश में सैफ्रॉन कहते हैं। तो वर्तमान में आके उपराज्यपाल कौन चल रहा है? जम्मू के गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना, ये चल रहा है। ये पहले गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ भारत की सबसे लंबी टनल, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है ना बदल के रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ना जो है बीजेपी गवर्नमेंट के आदर्श माने जाते हैं। तो बीजेपी जो पूरी
जो संगठन है उसके ये लोग अपने आदर्श कैरेक्टर्स में मानते हैं। तो इसका जो पहले नाम था, चूंकि चैनानी और नशरी को जोड़ती हैं, चैनानी और नशरी, तो चैनानी जो है वो जम्मू में, नशरी जो है वो कश्मीर में। तो ये भारत की सबसे लंबी टनल है 9.2 किलोमीटर्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, है ना। भारत की सबसे लंबी टनल जम्मू कश्मीर में है, चैनानी नशरी, है ना। और ये किस पर बनी हुई है, तो आप याद रखेंगे ये जो है ना, ये जो है वो NH-44 पर बनी हुई है, जो कि जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है। और जम्मू कश्मीर में एक सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 चाह गौरी शाह गौरी, इसको चाह गौरी शाह गौरी पाकिस्तान में कहा जाता है। और ये भारत में नहीं पड़ती है, ये काराकोरम माउंटेन रेंजेस में पड़ती है, और ये POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। तो याद रखना कि भारत का ही हिस्सा है POK, लेकिन अभी अधिकृत किसके है, पाकिस्तान के। तो इसलिए क्या है, भारतीय ओरिजिनली बात करें तो K2 भारत में नहीं आती है ना। और ये 8,611 मीटर ऊंचाई पर है। वुलर झील जो है वह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है भारत में, और श्रीनगर जो शहर है वो डल झील के किनारे पर स्थित है। तो कुछ हमको है ना करंट अफेयर इस तरह के हमको जरूर पता होने चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि भारत का सबसे बड़ा जो अभयारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, और उसका नाम क्या है ना, सबसे बड़ा। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क का नाम क्या है। दोनों ही ये जो है ना वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश में पड़ते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, सबसे बड़ा नेशनल पार्क और सबसे छोटा नेशनल पार्क। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अभी हाल ही में जो है ना नागालैंड जो है, नागालैंड की राजधानी सबको पता होगी कोहिमा है। तो नागालैंड ने क्या करा, क्योंकि देखो कमाई सभी राज्यों की बंद हो गई है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर सब्सिडीज उपकर लगा रहे हैं। किसके नाम पर, कोविड-19 सब्सिडी। तो इन्होंने पेट्रोल पर तो प्रति लीटर 5 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है, और 6 रुपये प्रति लीटर डीजल पे बढ़ाने की घोषणा की है। डीजल पे ज़्यादा क्यों, क्योंकि डीजल ज़्यादा बिकता है पेट्रोल की तुलना में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है ना अभी डीजल से ही चलता है, जितने भी बड़े ट्रक्स वगैरह हैं, तो इसलिए डीजल पर इन्होंने ज़्यादा बढ़ाया। तो देखिए नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, और ये कौन सी पार्टी के, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और ये जो है ना कुछ हद तक जो है ना जो है UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस का हिस्सा है, उससे रिलेटेड है ना। और जो गवर्नर है इसके वो RN रवि चल रहे हैं, वर्तमान में RN रवि गवर्नर चल रहे हैं नागालैंड के। राजधानी याद रखना कोहिमा। और सभी जितने भी नॉर्थ ईस्ट जितने भी राज्य हैं 7 प्लस सिक्किम जो है, तो ये सभी जो हैं इनका उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है ना, गुवाहाटी में, और ये असम में, राइट। और इसके कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नागालैंड जो है किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, या कितने देश है कुल, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। नागालैंड कुल कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, क्योंकि ये जियोग्राफी के प्रश्न है ना, आजकल इस तरह के प्रश्न आने लग गए हैं। कौन सा देश कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, या कौन सा देश कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। और नागालैंड की जो लोकसभा सीट है वो 1 है, राज्यसभा सीट है वो 1 है, और विधानसभा सीट में कुल कितने मेंबर्स हैं, 60 है, मतलब MLA यहाँ पर 60 होंगे, है ना। तो देखिए प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर नाम की जो पुस्तक है, ये हाल ही में ई-बुक है। इंडिया रीडिस्कवर पुस्तक पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रहलाद सिंह पटेल ने लॉन्च की है, और वे है ना वर्तमान में भारत सरकार में पर्यटन मंत्री या टूरिज्म मिनिस्टर है। तो ये बात याद रखना, BB लाल को किसने लॉन्च किया है, या एक प्रकार की ई-बुक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए मनरेगा के तहत, ये मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स ने भी आंसर दे दिया, छत्तीसगढ़ है ना। और मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जिनके अंडर में आता है नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अब आपने सुना होगा कि असाधारण, असाधारण का मतलब क्या होता है ना, असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी, है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, विशिष्ट जो। तो इस तरह का जो मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, उसका शिखर सम्मेलन 20वां जो है वो सऊदी अरब में हुआ था। भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी गई थी, है ना, डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि हमारी जो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो है भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन किया था। तो ये अभी इस बार किसने ऑर्गेनाइज किया, अध्यक्षता कौन किसने की है, ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, सऊदी अरब ने की है।
है ना। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, और करेंसी क्या है? रियाल। तो ये बात याद रखना। विश्व में सबसे बड़ा जो है ना विश्व का जो सबसे बड़ा जो शेयर प्रोडक्ट है, मतलब है ना जिसकी है ना जो प्राइस मनी है सबसे ज़्यादा है, वो सऊदी अरामको नाम की कंपनी ने निकाली। सऊदी अरामको, है ना। इसको बोलते हैं जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। तो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना, सबसे बड़ा शेयर जो निकाला है अब तक का, जिसकी एक शेयर की सबसे ज़्यादा कीमत है, वो सऊदी अरब की बहुत महान बड़ी कंपनी है सऊदी अरामको। और सऊदी अरामको का हाल ही में रिलायंस के साथ भी है ना समझौता होने वाला था, लेकिन अभी खटाई में चल रहा है मुद्दा, है ना। तो देखिए आगे चलते हैं। हाल ही में नए जीआई टैग, तो ये बात हमारे कुछ स्टूडेंट ने है ना बहुत अच्छे से आंसर दिया। चा खाओ मणिपुर, गोरखपुर का टेराकोटा। तो टेराकोटा क्या होता है? पुरानी कला जिसमें हाथी घोड़ों की मिट्टी की आकृति बनाई जाती है। आपको याद आ रहा होगा टेराकोटा जो है वो हमारे, टेराकोटा की जब बात करते हैं तो हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी टेराकोटा जो है वो टेराकोटा की मूर्तियां बहुत सारी मिली हैं। और इसके बाद में पॉइंट आ रहा है कोविल पट्टी। तो कदलई मितई, कदलई मितई जो है तो जो मैंने आपको भी बताया मूंगफली और गुड़ की कैंडी बनाई जाती है। और ये कोविल पट्टी कौन से राज्य में है? यहाँ, और कश्मीर तमिलनाडु में। और कश्मीरी सेफ्रॉन, ये केसर, इससे क्या उसका निर्माण होता है? केसर का निर्माण होता है। एक बहुत ही अच्छा अभियान शुरू किया गया है फीफा, है ना, फुटबॉल फेडरेशन, है ना। तो आप मुझे एक तो फीफा के भी वर्तमान अध्यक्ष कौन चल रहा है ये बताइए, और इसकी फुल फॉर्म भी बताइए, फीफा की फुल फॉर्म बताइए, है ना। और वर्तमान में इसके हेड कौन चल रहा है, और फीफा का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा का मुख्यालय कौन से देश और शहर में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वी विल विन, हम जीतेंगे, किससे? कोविड-19 से। तो स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में जो ये अभियान है वी विल विन, वो किसने निकाला है? फीफा। तो फीफा फुटबॉल से रिलेटेड है। आप इसका मेरे को फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय कौन से देश और कौन से राज्य में है, और इसके हेड कौन है वो बताइए। अब देखिए अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होगा लॉकडाउन 3.0 लागू हो गया है। तो ये किसके अंतर्गत लागू किया गया? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत लॉकडाउन 3.0 लागू किया गया। इसकी डेट कब से कब तक है? 4 मई से 17 मई। अब देखिए 17 मई को क्या घोषणा होती है, जैसे जब मैं आज लेक्चर बना रहा हूँ, ये जो 4 मई का लेक्चर जो बना रहा हूँ मैं, है ना, 2020 का, तो इसके अनुसार जो है ना भारत में इसी दिन जो है 4000, एक ही दिन में 4000 केसेस सामने आए, जो कि अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। तो देखिए लॉकडाउन का क्या होता है, समय बताएगा इसको तो, कि लॉकडाउन ओपन होता है नहीं होता, लेट वी सी। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है इससे, है ना। तो इसके बारे में अभी मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। तो फर्स्ट लॉकडाउन जो है वो 25 मई से 14 अप्रैल तक हुआ था, आपको किसी पेपर में पूछा जा सकता है। और सेकेंड लॉकडाउन की डेट क्या थी? 15 अप्रैल से 3 मई तक की घोषणा की गई थी, है ना। अब देखिए हॉटस्पॉट जो है रेड जोन, तो हॉटस्पॉट जो एरिया है उनको तो रेड जोन घोषित किया है, वहां पर ज़्यादा सख्ती पाबंदियां हैं। ऑरेंज जोन इससे थोड़ा सा कम होता है, रेड जोन से कम सीवियरिटी रखता है ना। और ग्रीन जोन जो है जहां पर पिछले 21 दिन में एक भी कंफर्म केसेस नहीं आए हैं। तो भारत में जो लगभग जो है 733 के करीब जिले हैं, उनमें से याद रखिए ग्रीन जोन में जो है ना 319 जो जिले हैं ना वो ग्रीन जोन में आए हैं। 733 में से 319, इसका मतलब लगभग आधे जो हमारे जो जिले हैं उनमें एक भी केसेस अभी तक नहीं पाया गया है। और एक और बात मैं बता देता हूँ आपको कि भारत के केवल जो है ना अभी तक की डेट में, मतलब मैं जो 4 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, अभी तक की डेट में जो है ना, अभी तक की डेट में, वैसे एक्चुअल में मैं 5 मई को लेक्चर जो है ना एक दिन लेट मैं आपका लेक्चर बनाता हूँ, ताकि मेरे को ना और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कई जगह से मिल जाए। इसलिए मैं थोड़े दिन बाद, मतलब एक्चुअल में मैं 5 मई को एक दिन बाद लेक्चर जानबूझ के बनाता हूँ, ताकि आपका है ना मेरे लेक्चर से ये ना आपको किसी और चैनल को देखना ना पड़े। इसीलिए मैं सारे कंटेंट यहाँ पे कवर कर देता हूँ एक डे लेट चल के। तो देखिए जो अभी हाल ही में एक है ना बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक्स आया था, उसमें यह बताया था कि भारत के केवल और केवल 12 बड़े जो शहर है ना, उसमें भारत के कुल कंफर्म केसेस का 60% केवल और केवल 12 बड़े शहरों में। तो इसका मतलब क्या है, भारत में जो है ना इसकी महामारी स्प्रेड आउट पूरी तरह से स्प्रेड आउट नहीं हुई है, ये बड़े शहरों तक ही सीमित है। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और आज का लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दिस इज व्हाट, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। ये अभी रिपोर्ट आई है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है ये, एग्जाम में आप पे इससे बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। तो कोविड-19 के चलते क्या हुआ,
ये जो रिव्यू है उसमें बहुत अलग अलग तरह के आंकड़े सामने आए। तो देखिए ग्लोबल एनर्जी रिव्यू को वैश्विक ऊर्जा समीक्षा कह रहा है 2020, और ये कौन सी एजेंसी निकालती है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये हमेशा रिपोर्ट निकालती है, वैश्विक ऊर्जा समीक्षा। और इस साल की जो समीक्षा निकाली है, वंस इन अ सेंचुरी, पूरे 100 सालों में एक बार ऐसा होता है, जैसा इस बार कोविड-19 के कारण हो रहा है। ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। इसके अनुसार वैश्विक ऊर्जा की मांग 2020 में पूरे विश्व में 6% तक यह ऊर्जा गिरने का अनुमान है। तेलों की जो वैश्विक मांग है ना पूरे विश्व में, वो 9% तक गिर सकती है। और जबकि ये हर साल जो है ना 2, 3, 4% से बढ़ती थी, और ये अभी अब की बार क्या है, 9% से गिर रही है, उल्टा रिवर्स है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है ना। कई पिछले जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। कोयले की मांग में 8% तक की गिरावट आई है। आपको पता होगा कोयले की सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होती है? हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी में थर्मल जो पावर जनरेशन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा, है ना, ताप विद्युत ऊर्जा में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में यह कमी बहुत अभी पिछले दिनों में जो देखी गई है ना, मतलब पूरे साल भर का अनुमान नहीं है, पिछले दिनों में भारत में इलेक्ट्रिसिटी और पूरे ऊर्जा की खपत में 30% तक की कमी देखी गई है। तो 2009 में जब रिपोर्ट आई थी, तो 2007 से आपको याद आ रहा होगा सब प्राइम क्राइसिस एक स्टार्ट हुआ था, जिसमें हाउसिंग क्राइसिस भी कहते हैं इसको अमेरिका का, जिसमें लेमन ब्रदर्स जो है, ये जो बहुत बड़ा तीसरा सबसे बड़ा बैंक था अमेरिका का, वो डूब गया था। क्योंकि लोगों को जो है ना बिना देखे उनको ना लोन्स दे दिए, बांट दिए गए थे घरों के, और वो चुका नहीं पाए, और उसके कारण है ना बहुत सारे बैंक दुनिया के धराशायी हो गए थे। तो 2007 का जो सब प्राइम क्राइसिस है, जो कि एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट था, उससे भी जो वर्तमान में कोविड-19 का जो संकट है ना वो 6 गुना ज़्यादा बड़ा है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। तो कुछ IEA के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। दिस इज द लास्ट पॉइंट कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1974 में स्थापित की गई थी। क्यों की गई थी ये भी बता देता हूँ। 1973 में आपको याद होगा ऑयल क्राइसिस हो गया था। ऑयल क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि जो तेल के जो देश हैं, ओपेक कंट्रीज है ना, ओपेक कंट्रीज, तो उनके क्या है, तेलों की कीमत बहुत ज़्यादा दरें गिर गई थी। तो उसके बाद है ना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाई थी। तो भारत ने 2017 में IEA का सहयोगी सदस्य के तौर पे जो है सदस्यता ली, और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट, इस तरह की एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट और वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, ये दोनों रिपोर्ट कौन निकालता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो देखिए आज हमने बहुत सारे सेक्शन कवर किए। लास्ट सेक्शन में हमने GI टैग, और जो है इससे पहले हमने अप्रैल और मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो सभी कवर कर लिए। तो इसी तरह से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट्स जो टॉपिक होंगे उनको मैं इस करंट अफेयर के साथ में मर्ज कर दूंगा, ताकि आपके मिसलेनियस वाला सेक्शन सारा यहाँ कवर हो जाए, और स्टैटिक GK की सारी प्लेलिस्ट जो है वो आपकी तैयार है, आप लगातार देख सकते हैं। पॉलिटी के जो लेक्चर्स है वो मैं इंग्लिश में ला रहा था, और मैंने देखा रुझान थोड़ा सा कम है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मैं पॉलिटी के लेक्चर्स को वही लक्ष्मीकांत बुक जो है ना हिंदी में पूरी कवर कर लूँगा आपके लिए। तो आप चाहें तो पॉलिटी के लेक्चर्स को आप आसानी से देख सकते हैं, और आपके लिए जो इंग्लिश वाला जो प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप ज़रूर सारे लेक्चर देखिए, वोकैबलरी, इंग्लिश की ग्रामर, वो भी वहाँ मैं बहुत डेप्थ में करवा रहा हूँ। सो आप लगातार देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।